अडानी हसदेव में हजारों पेड़ काट देता है। रामदेव 2017-18 में गौतम बुद्ध नगर में फूड पार्क के लिए 3000 पेड़ काट दिए। कांवड़ यात्रा के लिए सैकड़ों पेड़ काट दिए जाते हैं। ये सब मानव हत्या के अपराध नहीं है। मोदी कैबिनेट ने स्पेशल मीटिंग करके असम के अमेजन कहलाने वाले जंगलों से लेकर पूरे देश के जंगलों को स्पेशल छूट देकर इन्वायरमेंटल लॉ को ढीला करके 1.25 लाख पेड़ काटने की अनुमति दे दी थी। इस देश की जुडिशरी ने भी बहुत लोगों को निराश किया है, या जानबूझ करके ऐसा माहौल बनाया गया कि जुडिशरी इतना निराश कर ले कि लोगों को फिर जो है कि जैसे था ना बुद्धम शरणम गच्छामि, तो मोदी शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि से ज्यादा कुछ दिखे नहीं। ये जो हसदेव अरण्य में जो अडानी ने काटे हैं, ये अपने मन से नहीं काटे, ये सरकार से ठेका मिला। जो रामदेव के फूड पार्क के लिए जो पेड़ कटे थे उसमें भी सरकारी ठेका ही था, और ये कांवड़ यात्रा के लिए तो मान लो सरकार ने ही कटवाए। पर लेकिन पेड़ काटना 22,000 बताइए, 22,000 तो कम से कम उत्तर प्रदेश 22,000 लोगों की हत्या। न्यायपालिका है वो एक सबसर्विएंट की तरह काम कर रही है कार्यपालिका के। अडानी के ऊपर वो क्यों फैसला नहीं सुनाते हैं, या अडानी के ऊपर वो कोई कमेंट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अडानी कौन है। आप देखिए तो आपको 90 के दशक की वो फिल्में याद आ जाएंगी जिसमें आपको पता चलता है कि माफिया का कोई गुर्गा नीचे है और आप उसको हफ्ता नहीं देते हैं और अचानक से फिर इसके बाद वो आगे आपको घेर लिया जाता है। इस तरीके से काम कर रही है असम पुलिस। जरा सोचिए, याद होगा कि जब नोटबंदी हुई थी तो सबसे ज्यादा तो जो नोट जमा हुए थे वो गुजरात के एक सहकारी समिति में, बैंक में, कोऑपरेटिव्स में जमा हुए थे, ठीक है, जिसमें से अमित शाह का संपर्क सामने आया था। और ठीक है, ये हाल असम में हुआ है। वो जो सहकारिता समिति है, वो जो कोऑपरेटिव है, उसमें वहां के चीफ मिनिस्टर हेमंता विश्व शर्मा और उनकी पत्नी का उसके साथ उसमें उसका स्टेक है। बताइए, उसमें तो डायरेक्टर है, तो वो उनका डायरेक्टर है, बिल्कुल डायरेक्टर है वो। हाँ, असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक कहलाती है वो, उसमें ऑन रिकॉर्ड डायरेक्टर है उसके। बिल्कुल, तो मतलब स्टेक तो हाँ, हेमंता विश्व शर्मा असम का चीफ मिनिस्टर, उनकी पत्नी उसमें सीधे डायरेक्टर ही है। स्टेक तो मैं छोटा शब्द हूँ उसके लिए। कि मोहम्मद यूनुस हैं क्या, वो बिल्कुल एकदम रेडिकल इस्लामिस्ट जो फोर्सेज हैं वहां की, बांग्लादेश की, उसके वो चेहरे हैं। और ये पूरी दुनिया को पता चल चुका है ये CIA स्पॉन्सर्ड जो है ओवरथ्रो था, तख्ता पलट था वहां की जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार थी। अब मोहम्मद यूनुस के साथ ही वही होने वाला है जो शेख हसीना के साथ हुआ था। बिल्कुल, वहां पर सेना सत्ता पलट करने जा रही है, तो मोहम्मद यूनुस को लगता है भारत में तो मैं शरण ले नहीं सकता हूँ, तो कहाँ शरण लूंगा। कि चीन और भारत की जो सरकारें हैं वो अमेरिका में ड्रग तस्करों की सीधी सहायता करती है। हमारे 20 सैनिकों का सिर काट के ले गए थे वो, तो वहां कौन सा ऑपरेशन किया आपने? यहाँ पर एक उप मुख्यमंत्री के लिए कोई एक पैरोडी करता है तो पूरा राष्ट्र संकट में आ जाता है। एक अपर हाउस के मेंबर के घर में लोग बुलडोजर लेके घुस जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उसके घर में लूट कर लेते हैं, उसकी गाड़ियों में रख के पर्स और सामान लूट के ले जाते हैं। लेकिन उनके घर पर सरकार ने बुलडोजर नहीं चलाया, उनके घर पर करणी सेना आकर के बुलडोजर चला गई। मतलब करणी सेना इतनी ताकतवर है, वो रूल ऑफ लॉ करणी सेना चला रही है। उस घर तक जाने के लिए कोई बुलडोजर चल रहा है कहीं से और 5,000 लोगों की भीड़ चल रही है, इसका मतलब है कि प्रशासन ने इस चीज की इजाजत दी है, अनुमति दी है, इंटेंशनली किया गया है। बिल्कुल, पुलिस की ये जानकारी में था कि करणी सेना आज यहाँ प्रोटेस्ट करने वाली है। ये बहुत सामान्य सी बात है। अगर किसी राज्यसभा के घर में, MP में, वो भी आगरा जैसे शहर के अंदर कोई प्रोटेस्ट हो, पुलिस को पता ना चले, तो ऐसा असंभव है। तो अब हम इंसान तो रह ही नहीं गए। राणा सांगा को केवल राजपूत मानेंगे, नंदकिशोर गुर्जर को गुर्जर मानेंगे, पुलिस वाला होगा उसको वो ही मानेंगे, अनुज चौधरी को सब जाट अपना नेता मान लेंगे। हम किस दुनिया में जी रहे हैं? जब वो हमें धर लेगा, जब पकड़ लेगा, जब जकड़ लेगा और जब हम बच के निकल पाने की स्थिति में नहीं होंगे, हम तभी जान पाएंगे कि क्लाइमेट चेंज असल में क्या है। नहीं, तब भी नहीं जानेंगे। अच्छा। उसके बाद हमको कोई आएगा बोलेगा कि थाली बजाओ, मोबाइल की रोशनी दिखाओ, फिर जब सब कुछ असफल हो जाएगा फिर हम किसी पूना वाला से चंदा लेंगे और फिर बोलेंगे तू अपना 1 रुपए वाला इंजेक्शन 780 में बेच। मैं देख रहा हूँ एक परिवार वाले ने अपने घर के 3 लोगों को मार दिया। ये जो साइको चेंजेस हैं, ये डायरेक्टली
एक्सट्रीम हीट से इम्पैक्ट हो रहा है। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं इंडिया क्लाइमेट चेंज.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी और नेशनल हेराल्ड से विश्वदीपक। स्वागत है आप दोनों का। बहुत शुक्रिया कुणाल भाई। पंकज जी, खबर की शुरुआत मैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से करूंगा जिसमें उन्होंने एक शिव शंकर अग्रवाल नाम के व्यक्ति पर हर एक पेड़ काटे जाने को लेकर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इन्होंने ताज ट्रेपेजियम जो जोन है उसमें लगभग 450 पेड़ काटे थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना मानव हत्या के समान है, उससे भी ज्यादा बड़ा अपराध है। लेकिन एक बड़ी अजीब सी एम्बिग्यूटी है इसमें कि अडानी हसदेव में हजारों पेड़ काट देता है। रामदेव 2017-18 में गौतम बुद्ध नगर में फूड पार्क के लिए 3000 पेड़ काट दिए जाते हैं। कांवड़ यात्रा के लिए सैकड़ों पेड़ काट दिए जाते हैं। ये सब मानव हत्या के अपराध नहीं है और ये लेकिन मानव हत्या के सही अपराध है। पंकज जी, दुनिया की कोई भी सत्ता मानव हत्या करके ही संबद्ध हुई है अभी तक। द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में। तो जो हत्याएं शासन के लिए की जाए तो वो हत्या नहीं कहलाती है ना। ये तो ब्रह्म वाक्य है। वो बेचारा गरीब बकरी फंस गया है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा जोर लगा दिया है ना। जब कोविड में पूरी दुनिया घर में बैठी हुई थी तब मोदी कैबिनेट ने स्पेशल मीटिंग करके असम के अमेजन कहलाने वाले जंगलों से लेकर पूरे देश के जंगलों को स्पेशल छूट देकर इन्वायरमेंटल लॉ को ढीला करके करीबन 1.25 लाख पेड़ काटने की अनुमति दे दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट की हमारे क्या ही सब चूचू सिंह हो चाहे कोई भी हो, ये सब लोग बातें बड़ी बड़ी करते रहे लेकिन इनकी ढोल की पोल है। कितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह सके हैं कि जस्टिस जिले जस्टिस डिनाई, लोगों की बेल के ऊपर सीधे सुनवाई होना चाहिए, तत्काल होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, लेकिन तो भी उसी सुप्रीम कोर्ट में और उसके नीचे दिल्ली की हाई कोर्ट में 100-200 मीटर की दूरी पर 5-5 साल बेल की एप्लीकेशन लटकी रही है। अभी आपको बताएं, कल एक मजेदार कांड हुआ जबलपुर हाई कोर्ट में। जबलपुर हाई कोर्ट में एक वकील साहब है, पालीवाल साहब, उन्होंने जज को बोल दिया कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा सबने देखा, मुझे आपके यहाँ सुनवाई नहीं करनी है। और उनका मसला भी ऐसा ही है कि एक को किसी को 4 साल की सजा हो गई है और वो कह रहे हैं उसको जब तक आप सुनवाई नहीं करें तो बेल दे दो उसको टेम्परेरी। वो उसका मामला लटकाए जा रही है, जज साहिबा लटकाए जा रही हैं। तो ये है कि आप किसी को अब देखिए ना, अब ये बेंच में जाके इसका क्या हालत होती है इस डिसीजन की भी। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सब बड़ी बड़ी बातें। इस देश की जुडिशरी ने भी बहुत लोगों को निराश किया है या जानबूझ करके ऐसा माहौल बनाया गया कि जुडिशरी इतना निराश कर ले कि लोगों को फिर जो है कि जैसे था ना बुद्धम शरणम गच्छामि तो मोदी शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि से ज्यादा कुछ दिखे नहीं। बिल्कुल सही बात। 2 जज की बेंच है दीपक, आप देखें। लेकिन मतलब जब ये लोगों के सामने आता होगा तो लोग ये खबरें तो पढ़ते ही है ना। ये बात पंकज जी ने बिल्कुल सही कही कि ये जो हसदेव अरण्य में जो अडानी ने काटे हैं ये अपने मन से नहीं काटे, ये सरकार से ठेका मिला। जो रामदेव के फूड पार्क के लिए जो पेड़ कटे थे उसमें भी सरकारी ठेका ही था और ये कांवड़ यात्रा के लिए तो मान लो सरकार ने ही कटवाए। पर लेकिन पेड़ काटना 22,000 बताइए 22,000 है तो कम से कम उत्तर 22,000 लोगों की हत्या। हाँ, 22,000 लोग। इवन आपको इसमें एक मसला और बताऊं, दिल्ली एनसीआर में वन विभाग ने अवैध रूप से 1500 पेड़ काटे और उसका मुकदमा 1 साल से चल रहा है। हाई कोर्ट हर बार कहता है हम बहुत कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं और हर बार कड़ी कार्रवाई के नाम पे अगली तारीख लग जाती है। तो एक कोई बकरी फंस गया होगा ये, है ना, ऐसे ही तो बकरी को उमेट दिया। तो ये सरकार का नियम है कि शेर देख के भाग जाओ और गधैया के कान उमेटो। यही है ना। बिल्कुल, और क्या, वही है। हाँ विश्वदीपक, देखिए मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि मैं देखता हूँ कि भारत बहुत तेजी से जो एक अच्छा लोकतंत्र बनाया था हमारे फाउंडिंग फादर्स ने,
वो बहुत तेजी से एक थियोक्रेटिक स्टेट में बदल रहा है। मतलब जहां पे धर्म की ही सत्ता होती है, तो जब आप थियोक्रेटिक स्टेट में बदल जाते हैं तो वहां पे जो, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि शक्तियों का विभाजन है, बंटवारा है कि जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, वो न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, कानून बनाने का काम संसद का है। लेकिन क्या होता है कि जब आप मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा लोकतंत्र है वो एक बिल्कुल एक थियोक्रेसी में बदल रहा है। डेमोक्रेसी जो है हमारी, वो थियोक्रेसी में बदल रही है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ईरान को लीजिए, तो वहां पे क्या है कि वहां जुडिशरी की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। जो उस समय का पॉलिटिकल पावर या जो जो सरकार चाहती है वही फैसले वो सुनाते हैं। तो इसको मैं ऐसे देखता हूँ, और ये बहुत मेरे आंखों के सामने ये मैं इसको घटता हुआ देखता हूँ, न केवल इस मामले में बल्कि आप अन्य तमाम मामलों में, चाहे वो उमर खालिद का मामला हो, शर्जील इमाम का मामला हो, या अन्य मसलों में जेएनयू का मसला हो, या बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो न्यायपालिका है वो एक सबसर्विएंट की तरह काम कर रही है कार्यपालिका के। तो इसको ऐसे देखना चाहिए। उनको उनको ये अडानी के ऊपर वो क्यों फैसला नहीं सुनाते हैं, या अडानी के ऊपर वो कोई कमेंट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अडानी कौन है। हाँ, लेकिन चूंकि वो जज हैं, उनको थोड़ी सी अपनी साख भी बचानी है। तो जैसा कि अभी पंकज जी कह रहे थे कि शेर को देख के भाग लेते हैं और गधे का कान उमेटते हैं, तो वो साख बचाने के लिए गधों के कान तो उमेटते हैं वो। लेकिन बेसिकली क्या है कि वो अंदर से सबसर्विएंट हो चुके हैं, समर्पण कर चुके हैं। अब वो बिल्कुल मौका देख के, नजाकत देख करके और बिना कहे हुए इन सब बातों को देखिए कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लोग समझ जाते हैं संकेतों में। तो वो ऐसे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। पर इसका एक स्वार्थ भी है ना। देखिए आप, जी जी, जो जज गुजरात राइट्स में सकारात्मक फैसले देता है वो रिटायरमेंट के बाद हाईकोर्ट का जज बन जाता है। जो राहुल गांधी पे फैसला देता है वो अचानक डिस्ट्रिक्ट जज बन जाता है। तो जज साहब को भी लगता है कि गोगोई फोगोई को लगता है कि हम राज्यसभा चले जाएंगे। उस दिन आप पूछ रहे थे बोबड़े तो चीफ जस्टिस हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी उनको कुछ चीफ जस्टिस चाहिए ना। बिल्कुल, है ना। तो अब तो स्थिति है कि आपने एक ऐसा पीरियड नहीं रखा, कूलिंग पीरियड, कि भाई जजेस हटेंगे तो इतने पीरियड में वो शांत रहेंगे। ऐसा कहाँ है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जबकि ये चेक एंड बैलेंस तो होना ही चाहिए। तो कुल मिला के बात से इतना ही समझ में आता है कि रूल ऑफ लॉ सिर्फ गरीबों के लिए है, आम आदमियों के लिए है, अंबानी अडानी जैसे लोगों के लिए नहीं है। अंबानी के केस में भी हम लोगों ने देखा ही कि किस तरीके से वनतारा जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का धुआं उड़ा रहा है। वो ना जू के रूप में नोटिफाई है, ना वो एक रेस्क्यू सेंटर के रूप में नोटिफाई है, ना हॉस्पिटल के रूप में नोटिफाई है, लेकिन इसके बाद भी वो चलता चला जा रहा है। मतलब हर उसमें जगह जानवर कहाँ से आ रहे हैं ये किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ से उठा के आ रहा है। हाथियां कहाँ से आ रही है वहां पे, शेर कहाँ से आ रहे हैं, चीते कहाँ से आ रहे हैं, ये सब कहाँ से आ रहे हैं ये किसी को पता नहीं। नहीं, अब पता लग भी नहीं पाएगा। मालूम है, एक अब आनंद पंकज का जी मालूम पता है लग भी नहीं पाएगा। अब पंकज जी पता भी नहीं लग पाएगा इसमें, क्योंकि ये जो डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, इसके बाद वो कह देंगे कि ये तो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है और राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हम नहीं देंगे। बिल्कुल। एक और खबर है पंकज जी, असम से। असम में दिलवर मजूमदार नाम का एक जो है जर्नलिस्ट है, वो एक कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ एक प्रोटेस्ट चल रहा था, विश्व दीपक, और उसको कवर करने के लिए गए। उन्होंने वीडियो बनाया और बैंक का एमडी जो वहां से बाहर निकल रहा था बैंक से, उससे जवाब तलब किया। अब जैसे ही प्रोटेस्ट खत्म हुआ और ये जर्नलिस्ट बाहर निकलने लगा, तत्काल ही पड़ोस का जो पुलिस स्टेशन है वहां से उसके पास कॉल आ जाती है, उसको घंटों डिटेन रखा जाता है और इसके बाद फाइनली उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। मतलब आप देखिए तो आपको 90 के दशक की वो फिल्में याद आ जाएंगी जिसमें आपको पता चलता है कि माफिया का कोई गुर्गा नीचे है और आप उसको हफ्ता नहीं देते हैं और अचानक से फिर इसके बाद वो आगे आपको घेर लिया जाता है। इस तरीके से काम कर रही है असम पुलिस, जरा सोचिए। इसमें देखिए बात यह है कि वो जो कोऑपरेटिव है वहां का, इस देश में जो सहकारिता है ना, सहकारिता मंत्री कौन है ये आपको पता ही है, ठीक है। अमित शाह जी हमारे देश के केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं। और इस देश में जो सहकारिता है पूरा, वो एक बहुत बड़ा मतलब करप्शन का केंद्र है,
ठीक है, आपको याद होगा कि जब नोटबंदी हुई थी तो सबसे ज्यादा तो जो नोट जमा हुए थे वो गुजरात के एक सहकारी समिति में, बैंक में, कोऑपरेटिव्स में जमा हुए थे, ठीक है, जिसमें से अमित शाह का संपर्क सामने आया था। और ठीक है, ये हाल असम में हुआ है। वो जो सहकारिता समिति है, वो जो कोऑपरेटिव है, उसमें वहां के चीफ मिनिस्टर हेमंता विश्व शर्मा और उनकी पत्नी का उसके साथ उसमें उसका स्टेक है, बताइए। उसमें वो उसके डायरेक्टर है, तो वो उनका मतलब डायरेक्टर है, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड डायरेक्टर है वो। हाँ, असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक कहलाती है वो, उसमें ऑन रिकॉर्ड डायरेक्टर है वो उसके। बिल्कुल, तो मतलब स्टेक तो हाँ, हेमंता विश्व शर्मा असम का चीफ मिनिस्टर, उनकी पत्नी उसमें सीधे डायरेक्टर ही है। स्टेक तो मैं छोटा शब्द उसके लिए। अब आप समझिए कि डायरेक्शन कहाँ से आ रहा है। तो अगर आप हेमंता विश्व शर्मा के करप्शन पे जांच करेंगे, सवाल करेंगे, तो वो तो जिंदा बचा हुआ है, ये बड़ी बात है। और उसको जेल में नहीं डाल दिया है, बेल मिल गई है शायद, मैंने अपडेट जो देखा है वो शायद बाहर आ गया है, बेल मिल गई उसको। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, इसके इतने में ही शुक्र मनाना चाहिए। अदरवाइज तो हेमंता विश्व शर्मा जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहा है, वो सब जानते ही हैं, मतलब वो सबके सामने है। और सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि हेमंता विश्व शर्मा उसमें शामिल है, बस, और कोई कारण नहीं इसका। वहां का चीफ मिनिस्टर खुद। बिल्कुल बिल्कुल। तो पंकज जी, इसका मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ माफिया है इसका मतलब। नहीं, अभी फिर इसके आपको बाद हम कहते हैं कि हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नीचे हैं, 159 पोजीशन में। आप तो अभी आपको परसों का केस भोपाल का है। भोपाल में जर्नलिस्ट का कथित रूप में एक्सीडेंट हुआ और पुलिस ने उसको एक्सटॉर्शन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। और मजेदार चीज है कि जो एक्सीडेंट केस में उसको उठाया गया, वो ना तो उसका वाहन ना वो उसमें शामिल था। अब पूरे दिन भोपाल के पत्रकार जो थे, चूंकि वो पत्रकार थोड़ा सा बिल्कुल ही सरकार विरोधी नहीं था, तो जो जैसे जिन लोगों ने थोड़ा सा खाकी नेकर के ऊपर भूरी पतलून पहन ली है, भूरी पतलून चल जाती है ना, दीवाने आम दीवाने खास सब में, तो वो सब लोगों ने उधम काटा। वो बाग मुगलिया थाने पहुंच गए, उसके बाद में पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए। तो बाड़ी जब उधम खटबदाल हुआ तो फिर उस पत्रकार को जमानत मिल गई और 5 पुलिस वालों को इसमें लाइन हाजिर कर दिया गया। तो पत्रकार तो क्या है कि एक स्थिति है कि पत्रकार पे कार्रवाई करने से पहले बस वो पूछते थे किस पार्टी का पत्रकार है। बाकी अब कोई स्थिति है नहीं इसमें कि इन्हें पत्रकारों को के रूप में, संगठन के रूप में कोई काम कर, अकेले पत्रकार क्यों, मैं तो आपको यही स्थिति जुडिशरी की है। अभी जो हमारे इलाहाबाद बार के अध्यक्ष साहब हैं, जो भूरी पहनते हैं, भूरी वाले हैं वो भी, अच्छा, अब उनको बड़ा तकलीफ है कि जस्टिस यशवंत वर्मा पहुंच जाएंगे तो वहां पर बड़ा गंद मच जाएगा, उनको बार की चिंता हो गई। ये वो बार के लोग हैं जिन्होंने अभी काफी मारापीटी की थी इलाहाबाद में कुंभ के दौरान। मध्य प्रदेश में बार के सदस्यों के साथ में कुछ हो गया था, तो फिर बार के लोगों ने चौराहे पे जाम करके, पुलिस वाले तो ठीक है, सड़क से निकलते वाले मियाँ लोगों को भी चाटे पाटे बजा दिए। तो ये जो बार है उस समय लुप्त हो जाती है जब संबल का सबसे वरिष्ठ वकील को पुलिस 4 महीने पुराने केस में गिरफ्तार कर लेती है। तो ये बार एसोसिएशन, पत्रकार एसोसिएशन, ये सब। अच्छा, अभी वो गिरफ्तार आरएसएस, हाँ, इज इन जेल। आज शायद 27 तारीख है ना, आज उनकी सुनवाई है। बाहर निकलना मुश्किल ही होगा। वर्किंग में आज जमानत हो जाएगी उनकी, उस केस में दम नहीं है। हाँ, यदि जज साहब भी भूरी पहन के ना आए तो समस्या भूरी की है ना। लटका तो सकते ही जज साहब लटका सकते नहीं, जज साहब ने आज, हालांकि आज तक की पूरी 145 जो अर्जियां थी, आपकी आवाज नहीं आ रही जो हाँ, अब आ रही है? हेलो, आ रही। वो कह रहा है कि संभल में इसलिए दबाव है कि संभल में मोस्टली एडवोकेट मुस्लिम है, और वो वकील साहब की गिरफ्तारी में जो वहाँ के सदर भी हैं जामा मस्जिद के, उस पे वहां पर जम के प्रदर्शन हुआ एक दिन, और सड़कों वकीलों ने प्रदर्शन किया। ये एक बहुत बड़ा मसला है इसको लेकर कि
यार कोई फोन ढकेला रहा है बीच में इस पे। तो शायद ये मसला है, इसलिए ऐसा उम्मीद की जाती है। उन्होंने वहां पर जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिए उसमें कहा है कि जो वकील साहब है वो लोगों को कह रहे हैं कि सुबह जो 6 बजे जांच दल जाना था आर्कोलॉजी का, उसकी जानकारी अकेले इनको थी और इनके कहने पर लोगों की भीड़ बुलाई गई आई। लेकिन मजेदार चीज है कि यदि अकेले इनको जानकारी थी तो उस जज जो जांच दल था उसके साथ में 150 वो हिंदू कौन से तो जय श्री राम के नारे लगा के साथ जा रहे थे, उनको किसने सूचना दी थी? बिल्कुल वहां पे कुछ फंसे हुए हैं ये। खैर नहीं, मेरा मतलब ये है कि जितने संगठन बन गए हैं अब उनका ठन गायब हो गया है, वो ठन हो गया है, वो केवल संघ रह गया है। ये बात तो सही है। असम में क्योंकि क्या है, असम में कांग्रेस अपने आप में एक मजबूत स्थिति में, और वहां पे पत्रकारों के दमन का ये पहला मामला नहीं है। ये 7वां 8वां मामला है, और हर मामले में डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपेक्स बैंक वाले ही शामिल रहे हैं, अपेक्स बैंक वाले नहीं, हेमंता शामिल रहे हैं। इसीलिए वहां पर थोड़ा सा दम के साथ में, वहां क्या है कि वैसे भी असम की जो भूमि है वो विद्रोह की है ना। वहां मोस्टली जो है ये जो जर्नलिस्ट गिरफ्तार है वो भी नल का है, नलबारी का है। कहते हैं कि नलबारी का मतलब है कि वो असम की क्रांति नल से ही निकलती है, नाल से निकलती है। तो वो खैर ये मसला है कि कुछ राज्यों में तो इतना ऑटोक्रेसी हो गया है कि वहां पर कानून केवल एक ही ब्राउन ही है। बिल्कुल सही बात है, और ये बहुत ही निराशाजनक बात है। इसीलिए हम हर इंडेक्स दर इंडेक्स जो भी दुनिया भर में निकाले जा रहे हैं, चाहे वो प्रेस फ्रीडम को लेकर हो, चाहे जुडिशरी को लेकर हो, चाहे लोक व्यवस्था को लेकर हो, सब में हम नीचे ही जा रहे हैं। विश्वदीपक, एक सवाल अपने पड़ोस से है। मैंने खबर में देखा कि जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर हैं, जो आजकल बांग्लादेश संभाल रहे हैं, मोहम्मद यूनिस साहब, वो जो है चीन की यात्रा पर गए हैं, और उनके जो प्रवक्ता हैं तो उन्होंने कहा है कि वो असल में भारत आना चाहते थे। पहले उन्होंने भारत आने का प्रस्ताव दिया था मोहम्मद यूनुस ने, लेकिन भारत की तरफ से कोई सकारात्मक संदेश नहीं आया, कोई सकारात्मक मैसेज नहीं आया। इस वजह से वो चीन जा रहे हैं। तो मतलब एक हमारा पड़ोसी देश जो अभी तक हमारा बहुत क्रेडिबल मित्र राष्ट्र रहा है, अब वो चीन के करीब जा रहा है। एक तरफ तो मोदी साहब जैसे आते हैं तो वो लुक ईस्ट पॉलिसी उनको पसंद नहीं आती, तो उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर देते हैं। शब्दों के जादूगर हैं वो। और इसके बाद जब असल में आपको एक पड़ोसी देश को साधना चाहिए, मजबूती से पकड़ बनाए रखनी चाहिए, तब आप उसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स तक नहीं देते हैं ताकि वो आपके देश में विजिट कर सके और जो संबंध है उन्हें सीमेंट किया जा सके। देखिए, बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो काफी खतरनाक मोड़ पर है। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि इसमें सिर्फ हिंदुस्तान की कोई मतलब भारत की कोई गलती नहीं है यहाँ पर उनको ना बुला करके, क्योंकि उन्होंने जो किया है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है दोनों के बीच में, वो सबसे बड़ी बात है कि वो शेख हसीना का प्रत्यर्पण मांग रहे हैं, जो कि संभव नहीं है और ना ही करना चाहिए भारत को, और भारत ने नहीं किया है। इस बात के लिए मैं भारत सरकार की तारीफ करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि एक अच्छा स्टैंड है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद यूनुस हैं क्या? वो बिल्कुल एकदम रेडिकल इस्लामिस्ट जो फोर्सेज हैं वहां की बांग्लादेश की, उसके वो चेहरे हैं, और ये पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि ये CIA स्पॉन्सर्ड जो है ओवरथ्रो था, तख्ता पलट था वहां की जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार थी। तो वो चीन जाए चाहे पाकिस्तान जाए, ये उनकी मर्जी, और वो पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान से वहां से उनके संबंध काफी मजबूत हुए हैं। पाकिस्तान के जो इस्लामिस्ट फोर्सेज हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट जिनको कहते हैं, तो वो उनका काफी हस्तक्षेप बढ़ गया है। तो लेकिन वो एक पोस्चरिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत से वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं और भारत के बिना उनका काम नहीं चल रहा है। तो मैं मानता हूं कि इसमें उनकी पॉलिटिक्स है। वो एक पोस्चरिंग करें दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने भारत के साथ संपर्क जो है साधा और बहाल करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने ही ऐसा नहीं किया, तो हम चीन जा रहे हैं। तो वो चीन जा रहे हैं, और वो देखिए बात यह है कि वो चीन जा रहे हैं और चीन जाएंगे भी चीन जाएंगे भी वो, क्योंकि भारत को जो यहाँ पर थोड़ी सी मोदी सरकार की जो विफलता है वो इस पूरे केस में, वो मैं सिर्फ इतना मानता हूं, वो ये है कि शेख हसीना के ओवरथ्रो को वो बचा नहीं सके। इनके पास जानकारियां थी या नहीं थी? अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी? और अगर थी तो उनको टाइम पे शेयर क्यों नहीं किया? या किस हद तक जो लोग उसमें कॉम्प्लिसिट थे? ये सारी चीजें हैं जो कि जिन पे बात होनी चाहिए।
पर जहां तक मोहम्मद यूनुस की बात है तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि भारत सरकार ने बिल्कुल ठीक किया है, और वो ना आए तो बेहतर है। उनको जहां जाना हो वहां जाए। वो शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में उन्होंने जो किया है मोहम्मद यूनुस ने, वो बहुत ही बारबेरिक है और बहुत ही बर्बर और हिंसक है वो। बिल्कुल ठीक बात। ये आवाज कहाँ से आ रही है? किसके यहाँ से? पीछे से एक आवाज आ रही है। मेरे यहाँ ही आ रही नहीं है। पता। अच्छा अच्छा, मेरे यहाँ से आ रही होगी, वो कुछ लकड़ी का काम उधर चल रहा है बगल वाले। ठीक है पंकज जी, लेकिन मुझे आप एक चीज बताइए। मैं मतलब विश्व दीपक की बात समझता हूँ, पर मुझे एक बात बताइए कि मतलब कोई भी देश जो है डिप्लोमेसी जो करता है, जैसे हमने डिप्लोमेसी पर वो काम किया, तो हमने तालिबान को भी अछूत नहीं रखा। जब अफगानिस्तान में वो शासन खत्म हुआ तो हमने तालिबान को भी अछूत नहीं रखा। अगर बातचीत का मौका मिला तो हमने बातचीत की। ईरान के अभी बारे भी में कर भी, रहे हैं, हाँ अभी अभी भी भी कर रहे कर रहे हैं। हैं। बिल्कुल। और ईरान के बारे में भी कोई बहुत अच्छी राय नहीं है पूरी दुनिया भर में, पर हम संबंध कायम रखते हैं। मेरे कहने का मतलब विश्व दीपक ये है कि अगर मान लीजिए कि वो इनका प्रत्यर्पण चाहते ही हैं, तो कम से कम बातचीत तो करेंगे आप। अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? जब जब तक बातचीत नहीं होगा, वहां मोहम्मद यूनुस भारत आ गए तो क्या लेके चले जाएंगे शेख हसीना को? ऐसा तो नहीं होगा। अगर भारत आएंगे तो इस पे मैं बातचीत बात होगी, बातचीत होगी तो पक्ष पता चलेगा, पक्ष पता चलेगा तो और आगे बात होगी। नहीं बहुत, उनको भी भारत की ये जरूरत है। मस ये इतना सा मसला नहीं है जो आप अखबारों की हेडलाइन में पढ़ रहे हैं। जी। ये वो मसला नहीं है मेरे भाई। अब मोहम्मद यूनुस के साथ ही वही होने वाला है जो शेख हसीना के साथ हुआ था। बिल्कुल। वहां पर सेना सत्ता पलट करने जा रही है, तो मोहम्मद यूनुस को लगता है भारत में तो मैं शरण ले नहीं सकता हूँ, तो कहाँ शरण लूंगा। एक चीज। उनके पास दूसरा बहुत चीज है कम कि समय बचा है। बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है वो जर्जर स्थिति में आ गई। भारत का बाजार बंद होने के बाद तो उनका होजरी का पूरा मार्केट चौपट हो गया है। और अब उनके लिए एक बड़ा मार्केट जो है होजरी का, वो केवल चाइना के लिंक से बचा हुआ है। ठीक है। भारत इस मामले में, हम भारत की आज की कूटनीति को तो सफल मान ले, ठीक है, लेकिन बांग्लादेश में इस समय जो कुछ हुआ हुआ भारत के कारण हुआ है। बांग्लादेश का उदय, बांग्लादेश की औकात भारत के सैनिक दखल के कारण हुई थी। जब भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी को यह पता था कि बांग्लादेश में सब कुछ होने वाला है, तो उन्होंने पॉलिटिकल या आर्म्स इंटरफेरेंस क्यों नहीं किया? आप क्यों इंतजार करते रहे कि वहां पर अकेले हिंदू नहीं, अकेले हिंदुओं का मत कहिए, वहां पर भारत समर्थक लोगों की हत्याएं की गई और आज भी हो रही। हिंदू छोड़ दीजिए आप, बांग्लादेश के मामले में जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या भारत की जो कूटनीति है, वो पूरी तरीके से असफल रही है। और हम एक छोटे से लफंटू राष्ट्र की तरफ घिलिया रहे हैं। आरएसएस का प्रमुख कहता है बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की हम निंदा करते हैं। तुम्हारी निंदा करके वहां का जो हिंदू है, क्या मछली की जगह आपकी निंदा के साथ में भात खा जाएगा? आपने क्या किया? भारत का छोटा सा दखल, क्योंकि जब वहां पर अराजकता है तो साउथ एशिया के एक बड़े देश के रूप में आपके पास में पूरा हक था कि उसमें दखल कर सकते थे। बिल्कुल। और बिल्कुल वैसे सही। भी क्या है कि यूनुस चाइना जाए चाहे इंडिया आए, कोई बहुत फर्क नहीं है। कि हमारे ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हम्म। जो है अमेरिका का, उसकी जो इस साल की रिपोर्ट है उसमें देखे तो वो बता ही रहे कि चीन और भारत की जो सरकारें हैं वो अमेरिका में ड्रग तस्करों की सीधी सहायता करती है। यूनुस जो चीन जाए चाहे भारत जाए, ये दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा ड्रग और ड्रग के बाद में आर्म्स के तस्करी चला रहे। भारत, कपड़ा भारत चीना का पे भी नाम लिया है उसमें। भारत का भी नाम लिया है उसमें। केवल दो ही देशों का नाम लिया है जहां की उन्होंने बोला है सरकार स्तर पर, अंडरकोट वर्ड। और अमेरिका की जो दूसरी रिपोर्ट है उसमें तो उन्होंने रॉ पे पाबंदी लगाने की बात की। हाँ अमेरिका हाँ। की जो ये है ना। और आप देखिए कि हम कहां पर खड़े हुए हैं। और आप सोचते हैं कि ये छोटा सा मसला है, आप रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यदि रॉ के की निगरानी ही सीआईए ने शुरू कर दी तो हमारे इंटरनेशनल ऑपरेशंस का क्या होगा? विकास यादव का ऑपरेशन क्यों असफल हुआ और वो उसका नाम कैसे एक्सपोज हो गया?
ये अजीत डोभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस देश में उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की। मैंने भारत सरकार ने यदि कोई ऑपरेशन इस प्रकार का अमेरिका में किया या पाकिस्तान में किया कि जो देशद्रोही हैं उनको मरवा दिया गया, मुझे नहीं लगता कोई गलत है। ये सभी देश करते हैं और हमने किया, तो कोई इसमें अनैतिकता नहीं। लेकिन अनैतिकता गलत ये है कि ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में और उसके बाद में अमेरिका में 3 देशों में हमारे ऑपरेशन असफल हुए और हमारे एजेंट एक्सपोज हुए। और उसके कारण ये 3 जो प्रमुख मजबूत देश हैं, उन लोगों ने रॉ को अपनी पर्सनल एग्रीमेंट में डाल दिया। इसका मतलब ये है कि हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो अब सीआईए वगैरह बहुत वाइजली देखेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ये विश्व दीपक, ये जो भारत के जेम्स बॉन्ड है, ये उनका फेलियर है सीधा सीधा। बिल्कुल, क्योंकि वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं सारे ऑपरेशंस के लिए, जो फॉरेन सॉइल में ऑपरेशंस होते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर अमेरिका होता या और मजबूत डेमोक्रेसी होती, तो जो संसद के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कमिटीज हैं, वो उनको बुलाते और उनसे सवाल करते और उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती। तो ये बात तो निश्चित रूप से सही है। लेकिन ये जो है, इसके पीछे जो असली वजह है वो है पन्नू सिंह का केस। गुरवंत सिंह पन्नू पन्नू बचा ही इसलिए क्योंकि वो सीआईए का एजेंट था, या सीआईए उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। और सीआईए जो है पूरी दुनिया में ऐसे ऑपरेशन चलाने के लिए, कोवर्ट ऑपरेशन चलाने के लिए कुख्यात है। तो दिक्कत ये है कि जो अमेरिकन एजेंसीज हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, जो कॉन्फ्लिक्ट का जो वजह है वो ये है कि आपको याद होगा कि एक जमाने में हिंदुस्तान में हमेशा ये होता था कि सीआईए और केजीबी, केजीबी मतलब रशियन एजेंसी, और आजकल सीआईए, मोसाड, M5 जो ब्रिटिश एजेंसी है, वो तो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। वो क्या रहा है कि अमेरिका ने अब तक बिल्कुल पूरी दुनिया में दादागिरी के साथ जो है, जिसको जहां चाहा उसको कोवर्ट ऑपरेशन किया, मारा गिराया और सरकारें बदली। ये पहली बार हो रहा है कि उनकी सॉइल पे जाकर के भी कोई थोड़ा सा उनको थ्रेट कर रहा है और वहां तक पहुंच रहा है। तो प्रॉब्लम वहां पर है, ये इसकी असली वजह है। तो वो बैन कर सकते हैं, उनकी मर्जी करे मैम, लेकिन ये काउंटर ऑपरेशन, एक दूसरे के ऑपरेशन और एक दूसरे की काउंटर इंटेलिजेंस तो हमेशा होता है। और ये चीजें मतलब एक प्रोसेस का हिस्सा मैं मानता हूँ, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक बात है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिकमेंड भी किया है पंकज जी, वो कोई बहुत ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसकी बात मानने को अमेरिका के एक सेकंड यार, मैं आता हूँ, ये दिमाग खराब कर लिया लोगों ने। हम कुछ नहीं माने, ईरान है या कोरिया है, वो नहीं मानता है दुनिया को, हम भी वैसे ही हो जाए। असल चीज ये है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी तो तय हो ना भाई। जो हमारे देसी जेम्स बॉन्ड है, वो अमित शाह से लड़ने में लगे हुए हैं। समस्या ये कि हमारे देश में जो इंटरनल ग्रुपिज्म हो गया है इंटेलिजेंस को और सिक्योरिटी को लेकर, उसके कारण हमारे अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशंस इम्पैक्ट कर रहे हैं। आप अमेरिका में तो पन्नू को मरवाने को घूम रहे हो, लेकिन आपके बगल में बांग्लादेश है, उसके अंदर आप ऑपरेशन नहीं कर पाए। चाइना घोषणा कर रहा है कि लद्दाख में हमने 2 काउंटी बना दी है, वहां घुस के एक बार वो कौन सा सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं, करो ना भाई। हमारे 20 सैनिकों का सिर काट के ले गए थे वो, तो वहां कौन सा ऑपरेशन किया आपने? तो ये हमारी एजेंसीज की जो असफलताएं हैं, उनको इस तरीके से आप हल्के में नहीं ले सकते हो यदि हम एक दुनिया की बड़ी ताकत बनना चाहते हैं तो। और फिर आप देखिए हम किस नेशनल इंटीग्रिटी जुड़ी और हुई हम किस है ना, फिर किस देश से जुड़े हुए हैं जहां पर एक उप मुख्यमंत्री के लिए कोई एक पैरोडी करता है तो पूरा राष्ट्र संकट में आ जाता है। एक अपर हाउस के मेंबर के घर में लोग बुलडोजर लेके घुस जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उसके घर में लूट कर लेते हैं, उसकी गाड़ियों में रख के पर्स और सामान लूट के ले जाते हैं। तो वो कोई राष्ट्र का मुद्दा नहीं रह जाता है। आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का है, जिन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो चर्चा हुई थी उसके दौरान राणा सांगा पर कोई टिप्पणी की थी। वो सही थी या गलत, ऐतिहासिक रूप से सही थी या गलत, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन उनके घर पर सरकार ने बुलडोजर नहीं चलाया,
उनके घर पर करणी सेना आकर के बुलडोजर चला गई। मतलब करणी सेना इतनी ताकतवर है, वो रूल ऑफ लॉ करणी सेना चला रही है। ना ना पुलिस है, ना प्रशासन है, ना रूल ऑफ लॉ है, कोई मतलब नहीं। कोई भी आएगा वो उससे नाराज है, उसके घर में बुलडोजर चला देगा। बड़ी अजीब बात है। और और कह रहे वो थे उस दिन जिस दिन करणी सेना के कर्णधार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आगरा शहर में ही 800 मीटर दूरी पर थे वो। है ना, तो जब चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में हो रहा है, 40 लोग उत्पात काट रहे, वो तो क्या 15-16 पुलिस वाले कुट पिट गए ढंग से, कुछ पुलिस वालों को उन्होंने पटक के भी मारा। जब तक थोड़ा बहुत पिट रहे थे तब तक तुमको लग रहा है राजपूत से पिटना यानी चीफ मिनिस्टर के आदेश का पालन करना है। लेकिन फिर जब ज्यादा ही कुट गए तो उनको अपनी अपनी जाति के अभिमान और स्वाभिमान भी याद आ गए, तो उन्होंने फिर इनको कुछ लोगों को पीट पाट भी दिया पुलिस वालों को। कुल मिला के ये है कि तो रूल ऑफ लॉ तो बिल्कुल नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी कह रहे थे कि मतलब लोग नौकरी लेने के लिए उत्तर प्रदेश आएंगे, कंपनियां यहाँ अपने सेंटर्स खोलेंगी, उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में जाना जाएगा। इसलिए जाना जाएगा कि जहां प्रदेश का मुखिया 800 मीटर की डिस्टेंस पर है। अगर मुख्यमंत्री 800 मीटर की डिस्टेंस पर है तो आप सोचिए कितना जबरदस्त कानूनी प्रोटोकॉल होगा उसके आसपास। और 800 मीटर की दूरी पर राज्यसभा सांसद के घर पे हमला कर देती है 40 लोगों की भीड़, जिसका नाम है करणी सेना। तो इसका मतलब है कि रूल ऑफ लॉ जैसी कोई स्थिति ही नहीं। देखिए, मैं रामजीलाल सुमन के घर गया हूँ आगरा में, और मैं उससे मिला था लोकसभा चुनाव के दौरान। जो 24 का लोकसभा चुनाव हुआ, मैं उनके घर गया हूँ। वो दलित नेता हैं और काफी गंभीर किस्म के सादे और सच्चे ईमानदार नेता हैं वो। और जब मैं उनके घर गया तो वो तहमद और बनियान पहने बैठे हुए थे, और उनके पास जो है उस दिन बीएसपी के भी बहुत सारे लोग जो लोग मायावती की प्रो बीजेपी पॉलिसी से नाराज थे, वो उनसे मिलने आए थे। तो उन्होंने मुझे उस दिन बोला था 24 के चुनाव में, मई में, कि देखिएगा आप, आरक्षण और संविधान का मुद्दा जो है ये काम करेगा और ये बीजेपी को रोकेगा। तो जब ये घटना हुई तो मैं आपको ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका घर जो है वो सड़क से, जब में चौड़ी सड़क है, चौड़ी सड़क से फिर एक छोटी सी सड़क कटती, अंदर एक लेन है, उस लेन में उनका घर है। तो अगर लेन में उस घर तक जाने के लिए कोई बुलडोजर चल रहा है कहीं से और 5000 लोगों की भीड़ चल रही है, इसका मतलब है कि प्रशासन ने इस चीज की इजाजत दी है, अनुमति दी है, इंटेंशनली किया गया है। बिल्कुल, पुलिस की ये जानकारी में था कि करणी सेना आज यहाँ प्रोटेस्ट करने वाली है। ये बहुत सामान्य सी बात है। अगर किसी राज्यसभा के घर में, एमपी में, वो भी आगरा जैसे शहर के अंदर कोई प्रोटेस्ट हो, पुलिस को पता ना चले तो ऐसा असंभव है। पुलिस की जानकारी में था ये, पुलिस ने इसको होने दिया। मेरे ख्याल से टॉप से कोई ऊपर से आदेश रहे होंगे कि जो है इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात ये बताइए आप कि बुलडोजर कोई ऐसा छोटा मोटा चीज तो नहीं कि जेब में रखे आप चल दिए। बुलडोजर बाकायदा चलता है तो दिखाई पड़ता है, और बुलडोजर आ रहा है और उस गली में घुस रहा है और किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा। तो समझिए कि ये करवाया गया है, जानबूझ करके करवाया गया, और प्रशासन की सहमति से, उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति से ये सब हुआ है, वरना ये ऐसा संभव नहीं था ये। तो इसका मतलब ये है पंकज जी, चीजें कि ये हमारा ये जो अब तो ये तो वो छोटी छोटी घटनाएं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। अभी आपको बताता हूँ, अब तो हमारे यहाँ जहाँ पे मैं बैठा हूँ वो गाजियाबाद जिले में था, और गाजियाबाद तो ट्रिपल इंजन है। तो ट्रिपल इंजन 1-2 साल से नहीं, पिछले 30-35 साल से। अब गाजियाबाद के कुछ हिस्से में गंगा जल आता है घरों में सप्लाई में, और कल से अचानक गंगा जल सबका बंद हो गया। उस बंद होने का कारण ये हुआ कि बिजली वालों ने नगर निगम की बिजली काट दी, उन प्लांट्स की बिजली काट दी, यहाँ से गंगा जल प्यूरिफाई होकर जाता था। क्या आता है? इसलिए बिजली काट दी क्योंकि 4 करोड़ रुपए का बिल बकाया था। अच्छा, पहली बार नहीं हुआ, अभी 2.5 महीने में दूसरी बार बिजली कट रही है। तो अभी आप गर्मी में देखिए गंगा जल का कैसा नंगा जल करेंगे ये लोग। तो ये ना, ये जो एक घटना छोटी सी है, ये बताती है कि जन सरोकार के मुद्दों से, जो जन सरोकार के मसले हैं, बिजली का, पानी का, अच्छी सड़क का, उसको लेकर सरकार की कोई चिंता नहीं है। जिस लोनी में नंदकिशोर गुर्जर कोहराम काटे हुए, भूखे रहने का, कपड़े फटे होने का, वो देश का सबसे ज्यादा दूषित कस्बा है। उस कस्बे में मैं और आप सभी के लोग जाने से पहले सोचेंगे
क्योंकि उस सड़क के ऊपर धूल और सड़क के अंदर घुसने के बाद में घर घर में वहां पर जो कूड़ा जलाने के कारखाने चल रहे हैं उसका धुआं, ये नंदकिशोर गुर्जर को भी मालूम है, वहां के एसडीएम को भी मालूम है, सबको मालूम है। लेकिन मसला ये है कि ये जो जन सरोकार के मुद्दे हैं जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं, उससे इन सरकारों का कोई वास्ता नहीं है। एक सोचने की बात और है, आप पिछले जब से देखिएगा इस बार प्रायर हीट आई है, समय से पहले गर्मी आई है, और समय से पहले गर्मी आने में आज की तारीख तक पिछले 10 दिन में मैं कम से कम अकेले उत्तर प्रदेश में 10 ऐसी घटनाएं सुन रहा हूं जिसके अंदर परिवार से जुड़े लोगों ने या आपस के लोगों ने सामूहिक हत्याएं कर दी। आज भी एक घटना है ऐसी। अरे क्यों? अभी थोड़ी देर पहले ये आप देखिए कि जिसको हम कह रहे हैं कि ये जो हीट इम्पैक्ट है, हीट इम्पैक्ट किस तरीके से ह्यूमन बॉडी पर असर कर रहा है, किस प्रकार से लास्ट ईयर में उस पर मैंने लिखा था कि किस प्रकार से जो ये एक्स्ट्रा टेम्परेचर होता है इंसान की के मानसिक संतुलन को, अकेले इंसान के लिए, डॉग्स के लिए, बिल्कुल जंगल के जानवरों को भी। पिछले 15 दिन में आप घटना देख लीजिए, कूनों के चीता शहर में आ जाते हैं। अभी पहाड़ पर भी हल्द्वानी के आसपास एक महिला को बाघ ने खा लिया है। हमारी जो चिंताएं हैं इन मुद्दों को लेकर, पानी को लेकर, गर्मी को लेकर, पर्यावरण को लेकर, सुनिए हम इसको सब मानते हैं कि तो ए भगवान जी दी इच्छा है, राम दी चिड़िया राम दा खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। इसके लिए सरकारों की कोई जिम्मेवारी नहीं है। मैं यहाँ पे गुजरात सरकार की एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा, तारीफ के रूप में करना चाहूंगा। अहमदाबाद नगर निगम ने 2016 से एक काम किया। उन्होंने दिन में 1 बजे से 5 बजे तक अपने शहर के जितने घने पार्क थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करके खोल दिया, ताकि इस शहर के जो रेडी पटरी वाले हैं, श्रमिक हैं, काम करने वाले, उनको ये जो चरम तापमान का समय है उसमें कंपैरेटिवली ठंडे परिवेश में बैठने को मौका मिले। राहत बहुत छोटी सी घटना है, आपको बता रहे, बिल्कुल, है ना। लेकिन जब अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी इस बारे में सोच सकती है तो गाजियाबाद म्यूनिसिपैलिटी क्यों नहीं सोच सकती? या दिल्ली के पार्क में हम लोग एंट्री का 5 रुपए लगा रहे हैं, आप ये क्या सोचते कि वहां पर केवल वर्जिश करने वाला आ रहा है? मैं इन दोनों कंपेरेटिव, रामजीलाल सुमन की घटना और इन घटनाओं को कंपेयर करके आपको बता रहा हूं कि हमारे जन सरोकार, आज मैंने अपने सोशल मीडिया पे लिखा, आज जो है, आज कांशीराम जी का फांसी का 115वां साल का दिन है, 27 मार्च। कोई नहीं जानता, वो आदमी अंबाला के छोटे से गांव का था। उसने उस समय टेलीग्राम की ट्रेनिंग ली थी, दिल्ली में नौकरी की अंबाला में की, फिर चला गया अमेरिका और बाबा भकना और इन सबके साथ में गदर पार्टी की स्थापना की, लोगों को जोड़ा, फिर वो इंडिया आया और यहाँ पर वो एक हत्या के मामले में वो पकड़े गए और आज के दिन 27 मार्च 1915 को उनको फांसी दे दी गई थी। करतार सिंह सराभा वगैरह उनको अपना आदर्श मानते थे। Who care about it? उस व्यक्ति की कोई प्रतिमा कहीं नहीं लगी है। एक शायद कॉलेज उसके नाम से है खरड़ में, चंडीगढ़ के पास में। उसके गांव में, अंबाले के गांव में उसको नहीं जानते। कांशीराम को उन्हें बोलते कि बहुजन समाज पार्टी वाला। हम एक राणा सांगा जो एक ऐसा चरित्र है जिसमें बहुत स्पष्ट है, जिसको मुझसे नाराज होना हो जाए, उनको मैं कोई राष्ट्र प्रेमी नहीं कह सकता हूँ। उस समय के जो संघर्ष थे, उनका राष्ट्र जो था उनकी रियासत थी, इससे ज्यादा नहीं था। बिल्कुल। एक और दूसरी चीज ये है, राणा सांगा के लिए केवल राजपूत लड़ेंगे। मैं फिर गाजियाबाद की लोनी की घटना पे आता हूँ। लोनी में नंदकिशोर गुर्जर की रैली में एक हरदेव मलिक है, वहां का टीआई है, एसओ है, उन लोगों ने उसका गर्दन पकड़ के गिरा दिया। तो ये जाट सभा है,
वो हरदेव मलिक के पक्ष में खड़ी हो गई। वो गुर्जर सभा है, वो नंद किशोर गुर्जर के पक्ष में खड़ी हो गई। तो अब हम इंसान तो रह ही नहीं गए। राणा सांगा को केवल राजपूत मानेंगे, नंद किशोर गुर्जर को गुर्जर मानेंगे, पुलिस वाला होगा उसको वो ही मानेंगे, अनुज चौधरी को सब जाट अपना नेता मान लेंगे, है ना। वो हम किस दुनिया में जी रहे हैं? जल उसका मतलब हमारे, जबकि ये गर्मी में लोग मर रहे हैं, या गंगा जल बंद हो गया है, या धूल के कारण जो स्थिति है, उसकी किसको चिंता है? आपको बताऊं कि इस समय दिल्ली एनसीआर में एक जबरदस्त वायरस फैल गया है जो कोविड से खराब है। मैं भी उसके पकड़ में आ गया हूं। मैं बीमार ही बैठा हूं आपके सामने। वो अचानक आपके शरीर में दर्द होगा, तेज टेम्परेचर होगा, कमजोरी होगी। ये बुरी तरीके से फैल रहा है, बट हु केयर अबाउट इट? और इसका कारण ही है कि प्री हीट डेज, पहले से जो गर्मी आ गई है, और ये क्लाइमेट चेंज के बारे में लोग दशकों से चेता रहे हैं पंकज जी, आज की बात नहीं है। इस संबंध में दशकों से चेतावनी आ रही है कि फसल उत्पादन कम हो जाएगा, बीमारियां बढ़ेंगी, खासकर जो है जो इंसेक्ट बॉर्न जो बीमारियां ये बढ़ेंगी, वायरसेस बैक्टीरियाज के नेचर बदलेंगे, और बायोडाइवर्सिटी जो खत्म हो रही है वो तो होगी ही, पर इसकी चिंता असल में किसी को नहीं। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताऊं कि जो हमारा जो एक वेबसाइट है indiaclimatechange.com, उसमें हमने पिछले 1 महीने से एक काम शुरू किया। हर देश के हर राज्य ने 2021 से 22 के बीच में 2030 तक हम जलवायु परिवर्तन के खतरों से कैसे निपटेंगे उसका एक एक्शन प्लान बनाया था। वो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। सब राज्यों ने बनाया और सब राज्यों ने बना के उसको घड़ी करके लाल बस्ते में बांध दिया। अब हम हर दिन हर राज्य का जो एक्शन प्लान है उसको एज इट इज, सबने अंग्रेजी में ही बनाया है, तो हम किसकी हिंदी नहीं कर रहे हैं, हम अपने वेबसाइट पे डाल दे रहे हैं कि अब जो लोग भी देखें कम से कम कि मेरे राज्य की सरकार ने क्या वायदा किया था कि क्लाइमेट चेंज के लिए हम कैसे निपटेंगे, 2025 में क्या क्या निपट लिए। पंकज जी, एक चीज मुझे बताइए, मैं आपसे, आप दोनों लोगों से जानना चाहूंगा। कल मैं एक जगह पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि भारत में जो 15 साल से अधिक उम्र के लोग हैं जितने, उनमें जो कंप्यूटर लिटरेसी है वो 12% है विश्वदीपक। ठीक, कंप्यूटर लिटरेसी, हर व्यक्ति के हाथ में फोन है, हमें ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति मतलब कंप्यूटर चलाना समझना जानता होगा। सिर्फ 12% लिटरेसी रेट है कंप्यूटर लिटरेसी। क्लाइमेट के बारे में किसको लिटरेसी होगी? पर्यावरण के बारे में किसको लिटरेसी होगी? किसी को 2% भी निकल आए पंकज जी तो बहुत बड़ी बात है। आपने बड़ा भारी काम किया कि आप क्लाइमेट चेंज के लिए वेबसाइट चला रहे हैं, पर्यावरण की वेबसाइट। आज इस देश में कोई ऐसा नहीं है जो 2 वेबसाइट के भी नाम बता, जो पढ़े होंगे वो तो भले बता देंगे, मुगाबे उनको पता होगी, उन्हें डाउन टू अर्थ पता होगी, 2-4 बता देंगे वो। इसके अलावा किसी को कुछ भी नहीं पता होगा। क्लाइमेट तो जब वो हमें धर लेगा, जब पकड़ लेगा, जब जकड़ लेगा, और जब हम बच के निकल पाने की स्थिति में नहीं होंगे, हम तभी जान पाएंगे कि क्लाइमेट चेंज असल में क्या है। नहीं, तब भी नहीं जानेंगे। अच्छा। उसके बाद हमको कोई आएगा बोलेगा कि थाली बजाओ, मोबाइल की रोशनी दिखाओ, और जब सब कुछ असफल हो जाएगा फिर हम किसी पूना वाला से चंदा लेंगे और फिर बोलेंगे तू अपना 1 रुपए वाला इंजेक्शन 780 में बेच। तब हम बोलेंगे नहीं नहीं, जय जय मोदी जी, जय जय मोदी जी। देखिए एक चीज बताऊं कुणाल आपको, 12% कंप्यूटर लिटरेसी, इट इज ट्रू। देश में 35 करोड़ 0 से 8 साल के बच्चे हैं जो लगभग पढ़ना नहीं जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका देखना, सुनना, समझना, ये जो 3 प्रक्रिया है वो रुकी हुई है। चाइल्ड पेडागोजी में वर्ड कहलाता है रीड अलाउड। एक ऐसी किताब है जिसको सामने वाला नहीं पढ़ पा रहा है, लेकिन जो उसका फैसिलिटेटर है या टीचर है या इंस्ट्रक्टर है, वो उसको पढ़कर सुनाता है। उसको पढ़कर सुनाने का बच्चों का तो उद्देश्य होता है कि वो शब्द को सीख सके, गतियों को, ध्वनियों को सीख सके, आकृतियों को जान सके। आज 12% कंप्यूटर लिटरेसी कोई छोटी चीज नहीं है।
लेकिन सबसे छोटी चीज है कि रीड अलाउड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाए। रीड अलाउड की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए जो हमारे 700 के आसपास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पूरे देश में 7-8 हजार के आसपास एमएलएज हैं, पूरे देश में 6,000 के आसपास जिला पंचायत सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, और 60 लाख के आसपास जनपद सदस्य हैं, डीएम्स हैं, मास्टर हैं। देखो ना, इसे वो मास्टर गला साफ कर रहे हैं बुरी तरीके से, सब यूनिवर्सिटीज का पैसा फूकना है तो तू मुझे बुला, मैं तो जो बुलाऊं, वो सब वही की चीज। महादेवी वर्मा की रचनाओं में महिला संवेदना, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में पुरुष संवेदना, सब इसी में गोष्ठियां हो रही है ना। देख लो आप, ये जो गला साफ कर रहे हैं मास्टर, इसके अंदर आपको भविष्य की चिंता कहीं दिख रही है क्या? और इसका पैसा कौन किसका फूंक रहा है? आप देख लीजिए, कोई गोष्ठी आपको इन सब मुद्दों पर होती दिख रही है क्या? तो रीड अलाउड की जो हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ तो हरबोलों की परंपरा थी। हरबोलो गांव-गांव में निकलते थे, वो लोगों को सूचित कर देते थे। एक रोटी और एक कमल गांव-गांव में जाती थी तो 1857 की क्रांति खड़ी हो जाती थी। तो ये हरबोले या रोटी कमल पहुंचाने वाले या रीड अलाउड वाले, ये खत्म हो गए। 12% होना कोई चिंता की बात नहीं है। हमारी चिंता की बात है जो पब्लिक कम्युनिकेटर थे। जस्ट थिंक अबाउट इट। 18 जब गांधी का उदय युग शुरू हो रहा था तो अभी देश की लिटरेसी रेट 10% से 12% ही था। अखबार लगभग 9 के बराबर थे, रेडियो लोगों की पहुंच में नहीं था, तो भी महात्मा गांधी एक साबरमती बैठ के बोलता था कि कल से भूख हड़ताल होनी है। 24 घंटे पूरे देश में बताता था गांधी बाबा भूख हड़ताल करना चाहते हैं। आज भी ऐसे ही होता है। 2015 सितंबर में नरेंद्र मोदी ने बोला था कि अब से सरकारी कार्यक्रमों में छोटी पानी की बोतल बंद कर दी जाएगी, तो ताली थाली बजाने वाले समाज ने उस बात को माना ही नहीं। आज भी सभी सरकारी कार्यक्रमों में छोटी वाली पानी की बोतल ही आ रही है। क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। अब मैं एक ही प्लेटफॉर्म देख पा रहा हूँ अपना, बाकी तो मुझे कहीं नहीं दिखता है। हमने कई बार चर्चा यार मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं सोच के कि ये जिस तरीके से आपको बताएं, आज की भी घटना देख रहा हूँ। एक परिवार वाले ने अपने घर के 3 लोगों को मार दिया। वो एक बीजेपी नेता की घटना आई थी। आप हर दिन देखिए कि कोई पत्नी है, वो ये आपको बताएं कि ये जो साइको चेंजेस हैं, ये डायरेक्टली एक्सट्रीम हीट से इम्पैक्ट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और पंकज जी, कोई नई बातें नहीं है। आप सोचिए, 10 साल से एनसीईआरटी किताबों में उपलब्ध है, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन जब किसी को पढ़ना हो, जानना हो, तब की बात है ना। एनसीईआरटी की किताब में को पहली कविता आ जाए, माँ खाकी सी ने कर दे दे, मैं देवरस बन जाऊंगा, सब मित्रों के बीच बैठकर लाठी खूब घुमाऊंगा, ये सब हो गया। चलिए नमस्कार। ठीक है।